देखिए बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले तो समझते हैं होता क्या है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए कैश एक अलग वर्ड है और फ्लो एक अलग वर्ड है। अगर हिंदी में नॉर्मल इसका मीनिंग हम निकालें, उसका नॉर्मल मीनिंग बनेगा पैसों का बहाव। ठीक है, पैसों का फ्लो, कैश का फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। यानी कि कितना कैश आपका आउट हो रहा है और कितना कैश आपका इन हो रहा है, हमें वो निकालना है। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश का या तो दो तरीके से होगा, या तो कैश इनफ्लो होगा, यानी या तो बिजनेस में बढ़ेगा, या फिर आउटफ्लो होगा, या बिजनेस से जाएगा। या तो बिजनेस में बढ़ेगा या फिर बिजनेस से जाएगा। ठीक है बेटा, और इन दोनों को करने का जो मेथड है वो भी हमारे पास दो है। एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है बेटा। यानी कि एक तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं और दूसरा इनडायरेक्टली। और आपका जो 12th के सिलेबस के अंदर है वो इनडायरेक्ट मेथड ही है। और 100% इसका क्वेश्चन आना है। जो आपका एग्जाम होता है, जो आपका पेपर होता है, फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा, उसके अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन आपका होता है बेटा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही होता है। ये बात ध्यान रखना। बेशक इस बार 40 मार्क्स का एग्जाम आएगा आपका फाइनल, बट जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही होगा और 5 से 6 नंबर का आएगा। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर इन्होंने और एक्टिविटी में से बांट रखा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इनडायरेक्ट मेथड को 3 एक्टिविटी में बांट रखा है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट से पहले आपने 11th क्लास के अंदर सीखा था कैश बुक। इसके अलावा 12th के अंदर भी फर्स्ट चैप्टर जो है आपका नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ जो चैप्टर है, उसके अंदर भी एक अकाउंट बनता है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। वो भी तो हमें यही बात बताते हैं कि जो कैश फ्लो है वो आपका इन और आउट है। भाई जो रिसीव एंड पेमेंट के अंदर है, रिसीव एंड पेमेंट के अंदर आप कैश बेसिस पे करते हो उसे। उसका मतलब क्या होता है कि जितना पैसा आ रहा है वो सारा रिसीव में और जितना आपका जा रहा है वो सारा पेमेंट में। ठीक है बेटा। और जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक के अंदर भी यही है कि जितना पैसा आ रहा है वो सारा डेबिट और जितना जा रहा है वो क्रेडिट। जब हम वो भी बनाते हैं तो फिर हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? वहां से भी तो हमें पता है कि कितना पैसा आपका इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। प्रॉब्लम ये है बेटा कि जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है वो बनती है हमारी फाइनल अकाउंट के बाद, है ना। आप इस बुक का नाम भी पढ़ोगे तो इस बुक का नाम ही है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जब आपका फाइनल अकाउंट बन गया उसको फिर एनालाइज कर रहे हैं, उस पर आप काम कर रहे हो। तो फाइल अकाउंट बनने के बाद आप एनालाइज कर रहे हो कि भाई मेरा पैसा आया है या नहीं आया, आया तो कितना आया, गया तो कितना गया। क्या आपको लगता है कि जो मेरा नेट प्रॉफिट हुआ है एक्चुअल में मेरा रियल में उतना ही कैश इंक्रीज हुआ होगा साल के अंदर? बताइए कोई बच्चा। तो बेटा जो आपका नेट प्रॉफिट है वो आपका नेट कैश इंक्रीज नहीं है। जो आपका नेट प्रॉफिट है वो आपका नेट कैश इंक्रीज नहीं है। क्यों नहीं है वो ही हमें सीखना है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जब आपने 11th के अंदर बनाया होगा और आपने अगर ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और नॉन कैश आइटम डालते हैं। देखा था बेटा आपने। फॉर एग्जांपल आपने डेप्रिसिएशन डाला। जो डेप्रिसिएशन आपने डाला है क्या आपको लगता है उतना कैश आउटफ्लो हुआ है आपका? बताइए। जो डेप्रिसिएशन आपने डाला
प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, क्या वो पैसा उस साल गया है? नहीं गया, क्योंकि वो तो हमने जब फिक्स खरीदी तब पैसा गया था और फिर हमने उसको डेप्रिसिएशन डाल दिया, बट वो मेरा पैसा रियल में आउट नहीं हुआ। ऐसे ही आपने गुडविल राइट ऑफ करी तो पैसा कहाँ गया? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट लिखा आपने, उसमें पैसा कहाँ गया? इनकम टैक्स आपने दिखा रखा है, बट इनकम टैक्स तो आप आफ्टर ईयर आप मतलब आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड के, सॉरी आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड के बाद ही पे करोगे। हाँ, मतलब अकाउंटिंग पीरियड के बाद पे करोगे, पेड आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड है ना। जो इस साल आपने बनाया इनकम टैक्स, वो आप इस साल तो पेड करोगे नहीं, अगले साल पेड करोगे। ऐसे ही आपका और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने किसके अंदर डाल रखी है? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डाल रखी है, बट वो रियल में आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, रियल में आपका कैश फ्लो नहीं है, आउटफ्लो नहीं है। जैसे अभी हमने डिवेंचर करा था तो डिवेंचर के अंदर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आता था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आता था, उसको हम राइट ऑफ कर रहे थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, तो वो हमारा रियल में पैसा आउट नहीं हुआ वहां से। बट ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस है। अब अगर वो एक्सपेंस हमने दिखा रखे तो फिर वो कैश में इफेक्ट डालते हैं, है ना, क्योंकि उनकी वजह से क्या है कि प्रॉफिट तो हमारा आ गया 50,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, बट रियल में वो सारा कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, और जब वो पैसा सारा गया नहीं तो उसकी वजह से जो हमारा 50,000 रुपए नेट प्रॉफिट आ रहा है वो नेट प्रॉफिट एक्चुअल कैश इनफ्लो नहीं है। समझे बेटा? तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि फाइनल अकाउंट के बाद बनता है, और फाइनल अकाउंट के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट मेरा एक्चुअल में कैश इनफ्लो नहीं है। अब फाइनल अकाउंट जब आप बनाते हो तो फाइनल अकाउंट के अंदर एक आपका बनता था प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग के साथ, और एक बनती थी आपकी बैलेंस शीट। अब इंडायरेक्ट मेथड के अंदर इन्होंने क्या करा? इंडायरेक्ट मेथड के अंदर आपने इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। इन्होंने बोला कि आप 3 एक्टिविटी में निकालिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, निकाल लेते। ऑपरेटिंग का मतलब होता है कि जो आपकी ऑपरेटिंग ऑपरेशन इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम आपने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमने निकाला था आपने सीखा था कहां पर? रेशियो के अंदर भी सीखा था, फाइनल अकाउंट के अंदर भी सीखा था हमने। तो वहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, उसी की से हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है तो हमें ये बताइए कि ऑपरेशन से हमारा कितना इनफ्लो हुआ या कितना आउटफ्लो हुआ। जो हमारा मेन बिजनेस है जिसका हम अकाउंट्स बना रहे हैं उससे हमारा कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, पहली चीज वो जो बिजनेस इनकम है। दूसरा, हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, और जो हमारा पैसा लगा रखा है बिजनेस के अंदर बाहर से लेके खुद ओनर ने लगा रखा है उसमें कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ। तो 3 पार्ट में इन्होंने बांटा है, और इन 3 पार्ट में जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे तो पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए, इसके अंदर हमने सीखा था शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इसमें नॉन करंट असेट और करंट असेट, ये चीज मैंने सिखाई थी आपको रेशियो के टाइम पे। अब मैं आपको बताता हूँ जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट पूरा इन्वेस्टिंग का है, और जो ये वाला पार्ट है जो हमारा कैपिटल इनपुट होता था ये पूरा पार्ट मेरा फाइनेंसिंग का है। और जो ये बच गया पूरा इसके बाद ये और ये, यानी करंट असेट, करंट लायबिलिटी और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये पूरा पार्ट मेरा ऑपरेटिंग का है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, आपको लगता है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मैंने इससे रिलेटेड आइटम भी डाल रखी होंगी? किसी बच्चे को लगता है तो बताइए। बेटा मैंने आपसे पूछा कि जो फाइनेंसिंग का पार्ट और इन्वेस्टिंग का पार्ट है, क्या इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंस आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में होंगे? तो इसका जवाब है यस। ठीक है, होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पर मेरे जो नॉन करंट असेट्स है उसके अंदर होता है बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, ये चीजें होती है। अब जो ये बिल्डिंग है यहाँ से मुझे रेंट रिसीव हो सकता है ना, जो बिल्डिंग है वहां से मेरे को रेंट रिसीव हो सकता है, तो रेंट रिसीव मैं यहाँ लिखता हूँ। अगर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वहां से मुझे डिविडेंड रिसीव हो सकता है, डिविडेंड रिसीव मैं यहाँ लिखता हूँ। इंटरेस्ट भी रिसीव हो सकता है मेरी इन्वेस्टमेंट पे, तो इंटरेस्ट रिसीव भी यहाँ लिखता हूँ।
तो इससे रिलेटेड इनकम है वो, और वो मैंने सारी यहाँ डाल रखी है। ऐसे मैंने इससे रिलेटेड एक्सपेंस यहाँ डालता हूँ, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया, या फिर डिविडेंड पेड हो गया, या फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया, लॉस ऑन लीजहोल्ड डिवेंचर हो गया, ये इसके पार्ट है। फिर भी मैंने यहाँ दिखा रखे हैं। तो जब हम ऑपरेटिंग बनाते तो ऑपरेटिंग ये कहता है कि भैया आप प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग से मेरे को बना रहे हो, मेरा नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो निकाल रहे हो, तो जो नॉन कैश आइटम है वो तो आप हटाओ। इसके अलावा आप जो यहाँ के एक्सपेंस है फाइनेंसिंग के और इन्वेस्टिंग के, वो भी निकालो बाहर, अगर आपने डाल रखे हैं तो, तभी तो मैं अपना एडजस्ट बता पाऊंगा। अगर आप इन्वेस्टिंग में मेरे अंदर डाल दोगे, फाइनेंसिंग में मेरे अंदर डाल दोगे, तो फिर मैं अपना रियल कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं बता पाऊंगा। तो हमें करना क्या है, जब हम लेके चलेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट ऑलरेडी है, और इस नेट प्रॉफिट को हमें बनाना है कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमें करना क्या है, जो नेट प्रॉफिट है, जो आपने स्टार्टिंग में बात करी थी, जो 50,000 रुपया वो मेरा नेट कैश इनफ्लो नहीं है, उस 50,000 को इतनी एडजस्टमेंट उसके अंदर कर देनी है, इतनी इफेक्ट उसके अंदर डाल देने कि वो हमारा ये बता दे कि हमारा नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो इतना हुआ है। तो नेट प्रॉफिट को पकड़ के चलना है और उसके अंदर एड लेस करना है सब कुछ, और उसको ऐसे लेके चलना है जो हमें बताए कि कितना आपको रियल इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है। क्लियर? तो नेट प्रॉफिट को पकड़ के चलेंगे हम। देखिए बेटा, पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम बात कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करेंगे। और कैसे बनेगा इसका फॉर्मेट ये देख लीजिए आप। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप फॉर्मेट को लर्न कर लीजिए, और अगर लर्न नहीं कर सकते तो मैं थोड़ा सिस्टम आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे होता है, और उसके अकॉर्डिंग में ट्राई करिए। देखिए अभी मैंने आपको समझाया कि हमें नेट प्रॉफिट लेके चलना है, और नेट प्रॉफिट को ऐसे लेके चलना है जिससे वो हमें बता सके कि हमारा नेट कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है। तो आपको सबसे पहले लिखना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। नेट प्रॉफिट जो बिल्कुल लास्ट में आपका बचा है, एकदम एंड में, वो आपको सबसे पहले लिखना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डिविडेंड। और इसके अंदर वो सारी चीजें ऐड कर देनी है जो आपको लगता है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसे डाल रखा है, बट आपका पैसा जो है वो आपका पैसा प्रॉफिट एंड लॉस से गया नहीं है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपने ऐसे एक्सपेंडिचर शो तो कर रखा है, बट आपका पैसा नहीं गया। अब हमारे पास दो अकाउंट होते हैं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, एक और होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी बात भी करेंगे, लेकिन पहले एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं। देखिए बेटा, एप्रोप्रिएशन जब आप अकाउंट बनता है, आपने पार्टनरशिप के अंदर सीखा है, बट हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं एप्रोप्रिएशन, वो कंपनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का हम बना रहे हैं। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी बनता है जब प्रॉफिट होता है, पहली बात। और प्रॉफिट होने के बाद कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप एप्रोप्रिएशन में देते हो। प्रॉफिट एंड लॉस और एप्रोप्रिएशन को एक भी मान सकते हो, क्योंकि अब एप्रोप्रिएशन कंपनी के अंदर सिर्फ वर्किंग नोट में शो होता है। पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉपर बनता था, लेकिन जब से कंपनी 2013 है तब से वो वर्किंग नोट के अंदर, यानी नोट टू अकाउंट्स के अंदर शो कर देते हैं हम। ठीक है बेटा? तो कुछ ऐसी चीजें जो आपकी एप्रोप्रिएशन के अंदर आती है, जिसमें आता है डिविडेंड पेड। देखिए डिविडेंड पेड, अब आप कहते हैं डिविडेंड पेड में तो हमारा पैसा जाता है, फिर इसे क्यों प्लस करा, आपने भी बताया कि हमारा जो पैसा ले गया वो आएगा। देखिए मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक तो जो मेरा लोन का साइड है वो आएगी, और दूसरा जो मेरी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड चीजें हैं वो भी मैं इस अकाउंट से हटाऊंगा।
थोड़ा समझाने की और कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और मेरा यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा, मान लो ये बिल्कुल कैश इनफ्लो है 10,000 रुपए, और नेट प्रॉफिट आया आपका 5,000, और कैश एक्सपेंस है आपके 3,000 रुपए, और डेप्रिसिएशन है आपका 2,000 रुपए। ये मेरा नेट कैश, ये टोटल मेरा इनफ्लो है, टोटल इनफ्लो मान लो, टोटल कैश सेल्स है, कैश सेल्स ही मान लो। सॉरी, अभी आपके पास सिर्फ ये चीजें हैं। अब जो ये 5,000 रुपए है, क्या ये 5,000 रुपए मेरा रियल इनफ्लो है? नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जो मेरे पैसे लेके नहीं गया। एक्सपेंस दिखा रखा है मैंने, बट पैसे लेके गया नहीं है। ये वाला पैसा मेरा, ये वाला खर्चा जो है ये मेरे पैसे लेके गया है, क्योंकि मैंने इसको नाम ही कैश एक्सपेंस दे रखा है। तो इसका मतलब जो पैसे लेके नहीं गया, अगर मैं उसे हटाऊं, इनमें से कोई भी खर्चा अगर मैं ऐसे हटाता हूं, तो मेरे जो नेट प्रॉफिट को है वो इंक्रीज करेगा। अब ये 5,000 से कितना हो गया, 5 तो मेरा पहले था, अब ये बढ़ के 7,000 हो गया। दिख रहा है आपको? बात समझ आ रही है? यानी अगर मैं कोई भी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस से हटाता हूँ, कोई भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस से हटाता हूँ एक्सपेंस से रिलेटेड, तो वो मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी, और प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो मुझे लगता है या तो वो आपका ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, या फिर वो ऐसा पार्ट नहीं है जो आपने प्रॉफिट लॉस के अंदर दिखा रखा है बट उसमें पैसा नहीं गया, वो सारे एक्सपेंस यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। वो 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो कितने भी हो सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इसलिए मैंने डिविडेंड पेड को ऐड करा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए हम ऐड क्यों कर रहे हैं। डिविडेंड के बाद बेटा दूसरी चीजें जो आती है इसके अंदर, ठीक है, दूसरी है आपके पास इनकम टैक्स। देखिए इनकम टैक्स आप डालते जरूर हो और इनकम टैक्स आप पेड भी करते हो, बट जो इनकम टैक्स है वो आपका जो पेड होगा वो इस साल वाला अगले साल पेड होगा। ये बात आप मानते हो? इस साल वाला इनकम टैक्स आपका अगले साल पेड होगा, है ना? क्योंकि 31 मार्च को लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, आप अकाउंट प्रिपेयर करते हो, आप प्रॉफिट निकालते हो, और उसी दिन आप इनकम टैक्स पेड नहीं करते, इनकम टैक्स आप बाद में पेड करते हो। तो इनकम टैक्स आपने शो तो कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, बट वो पैसा आपका आउट नहीं हुआ, तो आपका पैसा ही नहीं गया तो वो प्लस हो जाएगा। यानी या तो इनकम टैक्स आपको करंट ईयर का प्लस होगा, या फिर जो आपने इस साल बनाया जिसका हम मेड बोलते हैं वो प्लस होगा। ठीक है बेटा। और तीसरी बात इसके अंदर आती है ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है बेटा। ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब कि आपने एक पॉकेट से अपना पैसा निकाला और दूसरे पॉकेट में रख लिया, तो आपका खर्चा किस बात का होगा? एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में रख लो, या फिर गुल्लक में डाल दो एक तरीके से। तो जब खर्चा ही नहीं हुआ तो फिर आपको दिखाना नहीं पा रहा। तो इन तीनों को ऐड करके, ये तीनों चीजें अप्रोप्रिएशन में आते हैं नॉर्मली, तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए 12th के अंदर ये वाला जो पार्ट है इसे वर्किंग नोट में भी शो करते हैं, तो आप चाहो तो इसे वर्किंग नोट में बना सकते हैं, और फिर वर्किंग नोट बनाकर फिर यहाँ से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कुछ ऐसे आइटम्स जो आपने एज एक्सपेंस दिखा रखे, बट वो आपका पैसा उसमें गया नहीं है। जिसमें सबसे पहले नाम आता है, ठीक है बेटा, सबसे पहले नाम आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपकी नॉन कैश आइटम होती है, और सबसे पहला नाम डेप्रिसिएशन का आएगा। इसके बाद दूसरा नाम जो मेरे को लगता है वो है आपका इंटेंजिबल असेट रिटर्न ऑफ। इंटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ, ठीक है बेटा, क्योंकि गुडविल राइट ऑफ कर रहे हो, पेटेंट राइट ऑफ कर रहे हो, उसमें भी आपका पैसा नहीं जाना। तो इसके अलावा आपने जो एक्सपेंस में दिखा रखा होगा,
ठीक है बेटा, वो मुझे लगता है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। देखिए बहुत सारे एक्सपेंस है, मैं याद करता जाऊंगा तो लिखते जाएंगे। आपको कुछ माइंड में आ रहा है तो आप भी बता सकते हो कि सर ये वाला ऐड होना चाहिए। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपने कोई मशीनरी बेची, 100 रुपए वाली मशीनरी आपने मान लो 90 रुपए की बेची, तो आपका 10 रुपए का नुकसान हुआ। आप उसे दिखा दो प्रॉफिट एंड लॉस में, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10 रुपए, बट क्या आपकी प्रॉफिट से 10 रुपए गए हैं? बताइए मुझे। बल्कि आपके पास तो 90 रुपीज आए हैं, 10 रुपए गए नहीं है, तो वो खर्चा आपने दिखा रखा है, वो भी ऐड करिए। इसके अलावा और आ सकता है जो हमने अभी बताया था, लॉस ऑन इशू डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर, उसमें भी आपका पैसा लिखा है बट आपने उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से शो कर रखा है। लॉस ऑन इशू डिवेंचर अगर आपने इसे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रखा है तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आपने सिक्योरिटी क्रम से एडजस्ट कर दिया होगा फिर नहीं आएगा। अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट करा तभी आएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद अगला बन सकता है आपका, चलिए ये तो आपकी हो गई ऐसे आइटम जो आपके नॉन कैश है। इसके अलावा ये भी आ सकता है आपका कि फाइनेंसिंग से और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई आपका एक्सपेंस हो, वो डाल दीजिए। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया, लोन हो गया, ये पैसा तो आपका रियल में आउट हुआ होगा, बट ये जो पैसा आपका आउट हुआ है ये पार्ट किसका है? रियल में पार्ट वो फाइनेंसिंग का है, तो इसलिए इसको फाइनेंसिंग में दिखाएंगे, यहाँ पर इसे ऐड कर देते हैं। तो ये कुछ इसमें एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा और भी आ सकते हैं आपके, लाइक लॉस बाय फायर, वो भी आ सकता है कि आग लगने की वजह से आपका माल नष्ट हो गया, उसमें भी आपका पैसा नहीं गया, वो भी ऐड हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी है बेटा जो और ऐड होगी इसमें, बट ये जो चीजें मैंने लिखी है, जो टर्म्स मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, ये 12th के अंदर ऑलमोस्ट इनफ है। कॉमनली 90% क्वेश्चन के अंदर आपके यही टर्म्स आएंगे, 90% ज्यादा क्वेश्चन के अंदर यही टर्म्स है, और इसका रीजन भी आपको समझ आ गया होगा कि हम क्यों ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी लेस वाली आइटम आएंगी। लेस वाली आइटम में आएंगी जिसमें आपका पैसा गया नहीं है या पैसा आपको मिला नहीं है फिर भी आपने दिखा रखा है, या फिर आपका वो पार्ट इन्वेस्टिंग का या फाइनेंसिंग का पार्ट है तो भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा इसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। असेट जहां पर आ रहा है बेटा उसके अंदर नॉन करंट असेट जो है पूरा, इसका मतलब यह है कि आपका जो नॉन करंट असेट है इसके अंदर आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है अदर इनकम। अदर अदर इनकम जो आपका पार्ट है वो भी आपका पूरा इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है, तो वो माइनस है। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर निकलेगा उसको बोलेंगे हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका लाइन बनेगी इन दोनों को ऐड करने के बाद, तो वो बनेगी आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ लिख देता हूँ, चार छोटा छोटा आपको दिख जाए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, WCC। ठीक है बेटा, अब ये फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है, अभी पूरा नहीं है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, इसके बारे में भी और बात करते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी हमने नहीं करे हैं, उससे पहले का हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ चुका है। इसके बाद जब हम चेंज करेंगे वर्किंग कैपिटल में, तो वर्किंग कैपिटल में क्या होता है बेटा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स ऐड होता है।
अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड होगी, डिक्रीज हो रही है करंट असेट तो ऐड होगा। क्यों होगा, इसका रीजन देखिए बेटा। मान लीजिए आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और यहाँ पे आपने रेंट लिखा 10 महीने का 10,000 प्लस 2 महीने का आउटस्टैंडिंग 2,000, टोटल आ गया आपका 12,000। अब मेरे को कोई बच्चा बताइए कि मैंने एक्चुअली पेड कितना किया होगा। 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000 लिख रखा है, टोटल 12,000 लिखा। और ये वाले जो 2,000 रुपए है ये फिर मेरे नीचे लायबिलिटी साइड में भी आते हैं। अगर आपको 11 का याद हो तो आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से 2,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मैंने 12,000 रुपए दिखा रखे हैं, बट मेरा एक्चुअल जो पैसा गया है वो मेरा 10,000 गया है, यानी 2,000 रुपए मैंने ऐसे दिखा रखे हैं जो मेरा एक्सपेंस नहीं है, फिर भी मैंने इसके अंदर दिखा रखा है। और इसको हटाऊंगा मैं, यहाँ से 2,000 कम करूंगा तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो इसलिए ऐड होता है। ठीक है बेटा, वही चीज जो हमने ऊपर करी है वही चीज है सेम, थोड़ा सा समझने वाली बात है बस। इसके बाद इसका लेस आएगा, लेस इसका अपोजिट हो जाता है इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है बेटा, ये दोनों करने के बाद आप क्या करोगे, फिर लेस करोगे जो आपने इनकम टैक्स पेड किया है। मैंने आपको बताया था कि इस साल का इनकम टैक्स तो आप अगले साल दोगे, बट पिछले साल वाला आपने इस साल में दिया होगा, तो इस साल जो आपने दिया है या तो वो आ जाएगा जिसको हम नाम दे सकते हैं इनकम टैक्स पेड, या फिर प्रीवियस ईयर। अगर पेड नहीं रखा तो प्रीवियस ईयर। तो आपका ये माइनस होने के बाद आपका आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव आता है तो फ्लो और नेगेटिव आता है तो यूज्ड, यानी आपका बचेगा लास्ट में इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फ्लो की जगह इसे ऐसे लिख लेते हैं कैश फ्लो, या फिर नेगेटिव आएगा तो यूज्ड। जब नेगेटिव होता है तो यूज होता है, मतलब हमने कैश को यूज किया है। ठीक है बेटा, ये हमारा फॉर्मेट हो गया और इसके हम क्वेश्चन करेंगे कल। कल हमारी क्लास जो होगी उसमें इसके एक दो क्वेश्चन भी करेंगे। अजीत आया समझ? यस सर। ठीक है बेटा, इसकी भी फोटो मैं भेज देता हूँ और ये वाली वीडियो मैं भी डाउनलोड मतलब यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो वहां से भी थोड़ी सी अगर आप देखना चाहो तो हल्की फुल्की हेल्प आपको वहां से मिल जाएगी। और ठीक है, बाकी हम कल मिलेंगे सेम टाइम पे 7:30 पे।